हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इससे आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ब्रिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। कौन से एलिमेंट की कंपोजिशन कितनी है, ब्रिक का बेसिकली कंपोजिशन क्या है, किसका रेशियो कितना होता है, और इन सभी कंपोजिशन का इफेक्ट क्या होता है। मतलब एक तो रोल क्या होता है, और अगर एक्सेस में है तो क्या रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, कि ब्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्या पूछते हैं, ऑर्डर पूछते हैं, इस ऑर्डर में ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। अर्थ जो है, अर्थ का ऊपर का लेयर, सबसे ऊपर जो अर्थ का लेयर होगा उसको हम पहले कुछ थिकनेस तक कट करके हटा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इम्प्योरिटी होती है, रॉक्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, उन सबको हम कट करके हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं अनसॉइलिंग। उसके बाद क्या आता है, डिगिंग। एक बार अनसॉइलिंग कर दिया, फिर हम इसको डिग करते हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ से मिट्टी को निकालते हैं ऊपर। थर्ड आता है वेदरिंग। फिर उन निकाले हुए मिट्टी को हम एक्सपोजर के लिए छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। इन्वायरमेंट का को हम उसके साथ इंटरेक्ट करने देते हैं, ताकि इम्प्योरिटी कम से कम हो जाए और इन्वायरमेंट के साथ वो वेदरिंग हो जाए। नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग। फिर उसको हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मीन्स मिक्स करते हैं, और अगर कुछ हमें ऐड करना है तो उसके साथ उसको मिक्स करके ब्लेंड करते हैं। और उसके बाद आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग मीन्स उसको हम पग मिल में या फिट से उसको हम टेम्परिंग करते हैं। ये हो जाने के बाद इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ये पूरा का पूरा स्टेज आता है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के अंदर आता है। तो आपसे ये इसकी सीक्वेंस पूछ लेंगे कि पहले क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, तो आपको ये इस तरह से याद होना चाहिए। अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आता है, जब ये सब काम हो गया, फिर एक बार प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मोल्डिंग। उसके बाद क्या आएगा, मोल्डिंग। मतलब अब हमारे पास जो अर्थ है वो कंप्लीटली मिक्स होके, होमोजीनियस होके प्रिपेयर हो चुका है। अब उसको हम ब्रिक के माउल्ड में, ब्रिक का ये माउल्ड है सपोज, इसमें हम लाके इसको प्लेस कर देंगे। इसको बोलते हैं माउल्डिंग। मतलब अब हम ब्रिक को एक शेप देंगे, कच्चा शेप देंगे, उसके लिए हम माउल्ड यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं माउल्डिंग। एक बार ब्रिक का शेप आ गया, ब्रिक के शेप आने के बाद उसको हम ड्राई के लिए छोड़ देंगे, ताकि मॉइस्चर कंटेंट कम से कम हो जाए। मॉइस्चर कंटेंट जितना कम रहेगा, बर्निंग के लिए उतना ही फ्यूल कम से कम यूज होगा। ठीक है, तो हम कुछ दिन तक इसको ड्राई करते हैं, एंड देन बर्निंग। उसको हम फिर किल्न में जाके उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्निंग से क्या होता है, विट्रिफिकेशन होता है। अलग अलग स्टेज होते हैं, आपस में जो इसके एलिमेंट्स हैं वो फ्यूज होते हैं, और एक हार्ड मटेरियल लास्टली हमें ऑप्टेन देखने को मिलता है, उसको कहते हैं बर्निंग। तो ये बर्निंग लास्ट स्टेज है। उसके बाद कूल डाउन करके हम फाइनल ब्रिक को स्टैक कर लेते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये है टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा स्टेज। तो ये इसी सीक्वेंस से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग में ही, कि जो ये वही है, वही सब स्टेज है जो हमने अभी डिस्कस किया, बट यहाँ पे आपको डिटेल वाइज है कि अनसॉइलिंग करते हैं तो कितना थिकनेस तक करते हैं, तो टॉप 20 सेंटीमीटर को अनसॉइलिंग करके हटाते हैं। डिगिंग मीन्स क्या होता है, कि डिगिंग क्यों करते हैं, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि फ्लाई एश, सैंडी लूम्स, राइस हस्क एस्क, स्टोन डस्ट, ये सबको हम मिक्स करना है मुझे, मतलब एज इट इज सॉइल यूज नहीं करना है, इन सबको मिक्स करना है। इसीलिए हम इसको मैनुअली एक्सकवेट करके बाहर लाते हैं और फिर मिक्स करते हैं, इसीलिए डिगिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग प्रोसेस में जैसा हमने डिस्कस किया कि इसको वेदरिंग के लिए छोड़ देते हैं। कितने दिन के लिए, यहाँ पे ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। कितना ड्यूरेशन के लिए, 1 मंथ के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ टू अटेन होमोजिनिटी। किस किस कारण से होता है, मतलब किस लिए करते हैं वेदरिंग, होमोजिनिटी को ऑब्टेन करने के लिए, एक होमोजीनियस मास को ऑब्टेन करने के लिए। और इसको रखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी आर रिमूव फ्रॉम डग अर्थ। जो इम्प्योरिटी, आपको बड़े बड़े स्टोन्स दिख रहे हैं, पीबल्स, बाउल्डर दिख रहा है, उसको हटाना है। और सॉइल इज हिप्ड ऑन टू द ग्राउंड इन लेयर्स, मतलब इसको हम लेयर के फॉर्म में, सीट के फॉर्म में लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर, तो 60 टू 120 सेंटीमीटर के हिप के फॉर्म में। और 1 महीने के लिए हम उसको इन्वायरमेंट के बाहर, मतलब एक्सपोज करके छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग हमने पहले डिस्कस किया, इसमें हम और मटेरियल ऐड करते हैं, जैसे कि सैंडी अर्थ, कैल्सेरियस अर्थ, ये सब एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में इसके साथ हम मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है, कंपोजिशन मॉडिफाई होता है, और ये ज़्यादा, मतलब जैसा हमें प्रॉपर्टी चाहिए वैसा प्रॉपर्टी देता है। मास इज देन मिक्सड विद स्पेड along with the water for easy mixing, मतलब वाटर के साथ भी मिक्स करते हैं इसको, ताकि मिक्सिंग के लिए आसान हो जाए
और इसके साथ इजीली वर्केबल हो, आसानी से हम उसको मोल्ड कर सकें। टेम्परिंग में क्या हुआ कि हम जैसा हमने डिस्कस किया था पग मिल से या फिर पैर से भी कर देते हैं, तो ये पग मिल से प्रिपरेशन ऑफ क्ले या फिर पगिंग से, पगिंग प्रोसेस कहलाता है ये। इसको हम करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहे और स्टिफ और एक प्लास्टिक मास बन जाए ताकि हम उसको मोल्ड कर इजीली कर सकें। मोल्डिंग हमने डिस्कस किया, शेप देना प्रोसेस होता है। अब इसके दो टाइप्स है मोल्डिंग के, एक है हैंड मोल्डिंग और दूसरा है टेबल मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, हम हाथ से मोल्ड करते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं हैंड मोल्डिंग के, एक होता है ग्राउंड मोल्डिंग और एक होता है टेबल मोल्डिंग और एक होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग और दूसरा टाइप होता है मशीन मोल्डिंग। जो हाथ से मोल्ड करते हैं, जहाँ पे कम कैपेसिटी है, जहाँ पे कम मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वहाँ पे हम हाथ से मोल्ड करते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मशीन से मोल्ड करते हैं। तो हैंड मोल्डिंग में भी दो तरीके हैं, एक ग्राउंड मोल्डिंग मतलब हम अर्थ के ऊपर ही बनाते हैं, अर्थ के ऊपर ही सब कुछ करते हैं, और टेबल मोल्डिंग में क्या होता है, हम ब्रिक को मोल्ड जो कर रहे हैं वो टेबल के ऊपर रख के कर रहे हैं, फिर उसको हम ड्राइंग के लिए आगे भेज रहे हैं। तो ये दोनों टाइप्स हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम ग्राउंड पे रख के ही मोल्ड करते हैं और इसमें हम टेबल पे रख के मोल्ड करते हैं। ड्राइंग जैसा कि हमने देखा था, ड्राई करते हैं उसको मतलब सन रेज के अंदर। तो जनरली जो ग्रीन ब्रिक्स होता है, मतलब जब हम मोल्ड करते हैं उस समय मॉइस्चर कंटेंट होता है 7 to 30%, और इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ताकि 3% तक मॉइस्चर आ जाए, कम से कम फ्यूल का यूज हो, 3% तक हम लाते हैं किसके, ड्राइंग के थ्रू, ताकि कम से कम मॉइस्चर हो तो फ्यूल की कंजम्पशन कम से कम हो। और कितने दिन के लिए ड्राइंग करते हैं, 3 to 7 डेज के लिए। तो आपको याद रखना है, वेदरिंग करेंगे 1 मंथ के लिए कम से कम, और ड्राइंग करेंगे 3 to 7 डेज के लिए। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी याद रखना है। बर्निंग के 3 स्टेज होते हैं, तो कई बार बर्निंग का टेम्परेचर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बर्निंग टेम्परेचर कितना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्निंग के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज कहलाता है डिहाइड्रेशन, इसका टेम्परेचर होता है 400 to 650 डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्टेज होता है ऑक्सीडेशन पीरियड, इसका टेम्परेचर होता है 650 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस। तीसरा स्टेज आता है विट्रिफिकेशन, जिसका टेम्परेचर होता है 900 से लेकर 1200, मतलब ब्रिक कितने में बर्न किया जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक बर्न किया जाता है। तीनों स्टेज में अलग अलग प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस पहले होता है, फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और फिर विट्रिफिकेशन। कई बार आपको इंडिविजुअल का पूछ लेंगे कि डिहाइड्रेशन टेम्परेचर कितना होता है ब्रिक के अंदर, तो उस समय आपको 1200 डिग्री सेल्सियस टिक नहीं करना है, आपको 400 to 650 टिक करना है, ठीक है। ये हो गया। और किस में बर्न होता है, क्लैंप में या फिर किल्न में, ठीक है। क्लैंप जो है टेम्पररी होता है और किल्न जो है परमानेंट होता है। क्लैंप बर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी कैपेसिटी भी कम होती है, यील्ड 2 to 3 लाख ब्रिक्स इन 6 मंथ, कैपेसिटी कम होती है, एंड 60% इज ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लैंप की कैपेसिटी भी कम होती है, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक जो इसकी आउटपुट है वो ओनली 60% होता है। ब्रिक्स आर लेड एट 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो ब्रिक के रखते हैं वो 15 डिग्री एंगल पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं बर्निंग के टाइम पे, ठीक है। तो कई बार एंगल पूछते हैं, बट एंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि क्लैंप बर्निंग में कितना परसेंट फर्स्ट क्लास ब्रिक निकलता है, तो 60%। कितनी ब्रिक की यील्डिंग होती है, मतलब कितना ब्रिक आउटपुट में आता है, तो 2 to 3 लाख, कितने मंथ में, 6 मंथ में। वहीं अगर बात करें किल्न बर्निंग की, तो किल्न बर्निंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, इसमें 80 to 90% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है हमें, और ये कैसा होता है, कंटिन्यूस टाइप का। क्लैंप बर्निंग कंटिन्यूस नहीं होता, ये एक बैच आया फिर उसको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मतलब इसमें आपको 6-6 महीने का मतलब गैप मिलेगा, एक बैच दूसरे बैच के बीच में गैप मिलेगा, सेम प्रोसेस हम दोबारा करते हैं। बट जो किल्न होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस हम ब्रिक को फीड करते रहते हैं, कंटिन्यूस हमें ब्रिक मिलता रहता है बर्न होके, ठीक है। और इसके भी दो टाइप्स है, एक होता है अंडरग्राउंड, जिसका एग्जाम्पल है बुल ट्रेंच, जो कि मोस्टली यूज होता है इंडिया में। 70 to 80% इससे फर्स्ट क्लास ब्रिक हमें देखने को मिलता है, और कैपेसिटी कितनी है, 20,000 से लेकर 30,000 ब्रिक अ डे। आप एक दिन में यहाँ पे 20 से 30,000 ब्रिक बना सकते हो टोटली। और ओवरग्राउंड, पहला होता है अंडरग्राउंड और दूसरा होता है ओवरग्राउंड, जिसका एग्जाम्पल है हॉफमैन किल्न। दो एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अंडरग्राउंड जो किल्न है इसका कॉमन एग्जाम्पल है बुल ट्रेंच किल्न, उसकी परसेंटेज कितनी होता है, और इंडिया में मोस्टली यही यूज होता है अंडरग्राउंड वाला, आपने सभी ने देखा होगा अंडरग्राउंड, उसको हम बर्न करते हैं, चिमनी उसमें ऊपर लगा होता है, जिससे 70 to 80% हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक देखने को मिलता है। और जो ओवर द ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन किल, ये इंडिया में बहुत कम यूज होता है। बर्निंग इन किल टेक्स 24 आवर एंड कूलिंग टाइम्स टेक्स 12 डेज। तो ये किल की बर्निंग कितने टाइम में होती है, 24 आवर में बर्निंग हो जाता है, और फिर कूल डाउन करने में काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कूल डाउन के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता, वो एयर कूलिंग होता है, मतलब एयर में इन्वायरमेंट में कूल होता है अपने आप, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। 1200 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर पे आने पे इसको 12 दिन लग जाते हैं। नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट इन हॉफमैन किल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपार्टमेंट कितने होते हैं हॉफमैन किल में, जो ओवरग्राउंड होता है उसमें, तो ये होता है 12, ठीक है। 12 कितने होते हैं, 12 इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, 12 कंपार्टमेंट। और ये हॉफमैन किल जो है वो
थ्रू आउट द ईयर वर्क करता रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। दोनों ही टाइप के जो यहाँ पे किल्न है वो कंटिन्यूअस टाइप। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट है। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स जो है टू टाइप्स होते हैं, क्लैंप में या फिर किल्न में। क्लैंप वाले हमने डिस्कस किया, टेम्पररी होता है, और किल्न जो है कंटिन्यूअस होता है। अब किल्न में भी दो प्रकार के हैं, एक इंटरमीडिएट है और दूसरा है कंटिन्यूअस। तो ये दोनों जो एग्जांपल हमने अभी देखा था, बुल ट्रेंच, हॉफमैन और एक होता है टनल किल, ये तीनों कंटिन्यूअस है। इसमें आपको वेट नहीं करना है नेक्स्ट सैंपल के लिए या फिर नेक्स्ट बैच के लिए वेट नहीं करना है। कंटिन्यू आप एक तरफ से ब्रेक डालते जाओ, दूसरी तरफ से ब्रेक आता जाएगा। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक बार हमने फीड किया, आउटपुट आया, फिर हमने दोबारा फीड किया, फिर दोबारा आउटपुट मिला, तो बीच में आपको गैप देखने को मिलता है। याद रखिए, इसको हम कहते हैं टेम्पररी और इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर। ब्रिक्स से भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिटेल में इसको कवर किया। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, तो जनरली ये टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। और इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक किसको कहते हैं, बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला आता है कि थॉरोली बर्न हो, मतलब अच्छी तरह से पूरा पूरा जितना भी मास है वो थॉरोली बर्न हो, अच्छी तरह से बर्न हुआ हो, डीप रेड कलर हो, कलर कैसा हो, डीप रेड कलर हो, स्मूथ हो, रेक्टेंगुलर हो, शार्प एजेस हो, फ्री फ्रॉम क्रैक्स हो, यूनिफॉर्म टेक्सचर हो। तो ये है विजुअल विजुअल जो मतलब साइन है जिससे पता चलेगा कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ये विजुअल साइन है। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 10 मेगापास्कल मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये मिनिमम स्ट्रेंथ है 10 मेगापास्कल। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 20% मैक्सिमम। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, स्ट्रेंथ की वैल्यू मिनिमम है। और इसका काम क्या है, किस काम में यूज करते हैं इसको, तो फॉर पॉइंटिंग वर्क, एक्सपोज फेस वर्क, फ्लोरिंग या फिर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ये वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज क्या है, किन काम में यूज करते हैं। आपने यहाँ पे देखा पॉइंटिंग वर्क के लिए, एक्सपोज फेस वर्क के लिए, फ्लोरिंग के लिए और रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए। सिमिलरली सेकंड क्लास में क्या होगा, वेल बर्न्ड होगा, स्मूथ होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्मॉल डिस्टॉर्टेड एज होगा, स्मॉल क्रैक्स हो सकता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होगा और स्ट्रेंथ होगा 7 मेगापास्कल। तो इस तरह से हमने क्या दो ब्रिक क्लास के बारे में देखा, और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी 22%। देखिए क्लास ऑफ ब्रिक से क्वेश्चन क्या पूछते हैं जनरली, पहला कि स्ट्रेंथ कितना होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्लास में 10 मेगापास्कल, सेकंड क्लास में 7 मेगापास्कल। दूसरा क्या पूछते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट क्लास में 20% और सेकंड क्लास में 22%। तीसरा पूछते हैं कि किस वर्क के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, तो इसको हम पॉइंटिंग वर्क, एक्सपोज फेस वर्क, फ्लोरिंग, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इसमें यूज करते हैं। सेकंड क्लास का सेंटरिंग वर्क के लिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, फॉर सेंटरिंग वर्क विच क्लास ऑफ द ब्रिक इज यूज्ड, तो सेंटरिंग वर्क के लिए सेकंड क्लास यूज होता है ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क या फिर आरसीसी। दूसरा होता है हिडन मेसनरी वर्क, इन दोनों के लिए सेकंड क्लास यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेंटरिंग वर्क के लिए पूछा जाता है कि सेंटरिंग वर्क के लिए कौन सा ब्रिक क्लास यूज होता है, तो सेकंड क्लास। थर्ड क्लास अगेन इसकी स्ट्रेंथ होती है 5 मेगापास्कल, 25% इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, और इसका काम होता है कहाँ पे, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को बनाने में। ठीक है, तो ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या क्या रखना है, कहाँ पे यूज होता है, दूसरा स्ट्रेंथ कितना होता है, और तीसरा वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कहाँ पे होती है। खास करके जेईई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास किसको बोलते हैं, जो ओवरबर्न्ड ब्रिक होता है, जो सबसे नीचे होता है या फिर फ्यूल के सबसे नजदीक होता है, उसको बोलते हैं ओवरबर्न्ड ब्रिक, जिसे हम जम ब्रिक भी कहते हैं। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, इरेग्युलर, क्यों, क्योंकि ओवरबर्न्ड है, इसकी वार्पिंग दिखेगी आपको। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एग्रीगेट की तरह, जैसे कि फाउंडेशन में, फ्लोरिंग में, रोड मेटल में, इन सब जगहों पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो काफी होता है लेकिन ये इरेगुलर होता है, तो इसलिए इसका यूज वहां पे करता है जहाँ पे लोडिंग बियरिंग स्ट्रेस ज्यादा आने वाला होता है। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि गुड ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये तो हो गया क्लास वाइज, ये तो था क्लास वाइज। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि फॉर अ गुड ब्रिक, इसमें क्लास स्पेसिफाई नहीं करते, वो पूछते हैं कि सीधा गुड ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 20% इसका ड्राई वेट का, और स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3.5 मेगापास्कल। याद रखें वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और स्ट्रेंथ की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, ब्रिक सोक्ड इन वाटर टू प्रिवेंट वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मोर्टार। अगेन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ब्रिक मशीनरी में ब्रिक को यूज करने से पहले उसको वाटर में हम क्यों सोक करते हैं, पानी से उसको क्यों भिगोते हैं, ताकि
मोटार से वो वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिक तो मिट्टी से बना हुआ है और वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए हम पहले उसको वाटर के अंदर सोक करते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं ताकि मोटार का वाटर वो एब्जॉर्ब ना कर ले। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक से संबंधित। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक एज पर 1077 आईएस कोड है 1077 1992 का, उसमें जो क्लास दिया हुआ है वो क्लास ये है। अब इसमें आपको क्लास का नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग है जनरली वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बट हाँ आपको कई कुछ जगह पे इसका यूज कहाँ पे आएगा वो मैं बताता हूँ। इस क्लास का यूज आपको रखना है, मतलब बेसिकली इफ्लोरेसेंस की जब क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पे इफ्लोरेसेंस कहाँ तक होगा। तो ये क्लास है 35 टू अपर रेंज, आप याद रखिए 35 क्लास तक है, मतलब 35 मेगापास्कल इसकी स्ट्रेंथ होगी और मिनिमम ग्रेड है 3.5। तो इसीलिए अपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 3.5 मेगापास्कल फॉर अ गुड ब्रिक, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी 3.5 मेगापास्कल, जो कि यहाँ पे ग्रेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। द बर्ड क्ले ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 40 मेगापास्कल या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब जिस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल से ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। एग्जाम में आता है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स आर और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू दे देगा, तो आपको याद रखना है 40 मेगापास्कल से जिसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको हम कहते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। और ये कहाँ पे यूज होता है, ब्रिज में, फाउंडेशन में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, इन सब जगहों पे। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी ब्रिक समझ गए। ओके, और इसके लिए कुछ लिमिटेशन भी है। वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट इसके लिए कितना है, ओनली 5%। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक के बारे में यहाँ पे हमें दो चीज जानने को मिला। पहला इसको बोलेंगे तो जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल से ज्यादा हो, और दूसरा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो है 5%। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स। डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स से भी कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ब्रिक्स के डिफेक्ट्स कौन कौन से, पहला है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है, स्पंजी swollen mass over the surface of burnt brick is caused due to the presence of excess carbonaceous matter and sulfur। ब्लोटिंग क्या होता है, एक स्पंजी swollen mass, मतलब एक आपको स्वेलिंग आपको दिखेगा बर्न्ट ब्रिक के ऊपर से, और वो किसकी वजह से होता है, एक्सेस कार्बोनेशियस मटेरियल या फिर सल्फर की वजह से, इन क्ले सेंस ऑफ गैस फॉर्मिंग मटेरियल। और ये कब, मतलब या फिर गैस फॉर्मिंग कोई मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये फॉर्म होता है इन द क्ले और बेड रैपिड बर्ड। अब ये चीज दोनों में से कहीं भी फॉर्म हो सकती है कि गैस फॉर्मिंग मटेरियल मतलब मटेरियल हो तब भी, और कार्बोनेशियस या फिर सल्फर प्रेजेंट हो तब भी। और ये कब फॉर्म होगी, या तो एक क्ले में हो तब, या फिर अगर गलत तरीके से बर्निंग कर रहे हैं उस समय। ठीक है, तो ब्लोटिंग का मीनिंग समझ गए आप लोग, ब्लोटिंग से पूछा जाता है डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन। दूसरा होता है चफ। चफ किसको बोलते हैं, द डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, चफ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चफ क्या होता है कि अगर हॉट ब्रिक है, ब्रिक गर्म कंडीशन में है और उस पर रेन वाटर फॉल हो रहा है, ब्रिक के ऊपर रेन वाटर ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है, तो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, चफ। ठीक है, तो ये आपको चफ याद रखना है, चफ बहुत बार पूछा गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होता है ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द सीवर पाइप एंड ड्रेन टाइल्स ड्यू टू एयर इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द मोल्डिंग। जब हम मोल्डिंग कर रहे होते हैं अगर उसके अंदर एयर का बबल रह जाता है, ठीक है, तो उसकी मतलब किस किस में, सीवर पाइप में या फिर ड्रेन टाइल्स में, उसको कहते हैं ब्लिस्टरिंग या फिर ब्लिस्टर। ठीक है, तो ये ब्लिस्टर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बेसिकली चफ और ब्लोटिंग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बट आपको तीनों पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन डिफेक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के शेप के आधार पर अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में एक नए क्वेश्चन में देखने को मिलता है। किंग क्लोजर किसको कहते हैं, क्वीन क्लोजर किसको कहते हैं, बेवेल्ड क्लोजर किसको कहते हैं, तो शेप के आधार पे आपको एकदम 100% ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको, और अगर आपको याद नहीं है तो आप सीधा सीधा 1 मार्क्स गवा देंगे। देखिए क्या कहता है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ शेप के आधार पे याद करने की कोशिश करते हैं नेम को। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख के बताया था, एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। क्वेश्चन में जो आता है वो थियोरेटिकल फॉर्म में आता है, उसको आपको रिलेट करना है उसके शेप से, शेप कैसा होता है उसके आधार पर। द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द ब्रिक, उसको हम क्या कहते हैं, अराइजेस। ठीक है, कि जो एज फॉर्म होता है इंटरसेक्शन किसके, प्लेन सरफेस के, उसको कहते हैं अराइजेस। और किंग क्लोजर को हम 3/4 ब्रिक भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि किंग क्लोजर इज 1/2 ब्रिक, 1 ब्रिक, 3/4 ब्रिक, 4/3 ब्रिक,
तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किंग क्लोजर को हम 3/4 भी कहते हैं। और इसका आंसर आपसे शेप के फॉर्म में भी कभी कभी मांग लेते हैं कि शेप कैसा होता है किंग क्लोजर का, ठीक है, तो हम देखेंगे अभी इसी स्लाइड में। ब्रिक विच गिव्स अ वेज लाइक शेप टू बी यूज्ड इन आर्च कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वाइजर। जिस ब्रिक का यूज हम आर्च कंस्ट्रक्शन में करते हैं और उसका शेप कैसा होता है वेज लाइक, मतलब वेज की तरह शेप होता है, उसको हम कहते हैं वाइजर। हम देखेंगे आगे कि वाइजर कैसा होता है। अब आते हैं हम लोग शेप पे। क्वीन क्लोजर सीधा सीधा है, इजी है। अगर आप कोई फुल ब्रिक है, फुल ब्रिक को आप बीच से कट कर दो लेंथ वाइज में और इसके तो 2 पार्ट्स बना दो, तो ये क्या कहलाएगा क्वीन क्लोजर। और अगर इसको ऐसे कट करने के बजाय आप ऐसे कट करते तो ये बैट कहलाता, ठीक है। तो ये चीज आपको पहला ध्यान रखना है कि क्वीन क्लोजर में सिंपली लेंथ वाइज हाफ हाफ कर दो तो वो कहलाएगा क्वीन क्लोजर। अब क्वीन क्लोजर में ये हाफ है और ये क्वार्टर कैसा होगा, अगर उस हाफ का भी हाफ कट कर दो तो वो क्वार्टर कहलाएगा, और यही अगर पूरा होता तो ये बैट कहलाता, ब्रिक बैट। किंग क्लोजर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि किंग क्लोजर में हम हाफ कट नहीं करते, इस लेंथ का हाफ जहां पे आ रहा है वो, और विड्थ का हाफ जहां पे आ रहा है वो, लेंथ और विड्थ के हाफ पोर्शन को अगर आप स्ट्रेट लाइन से मैच कर दो तो जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा इस पोर्शन को हम कट करके बाहर निकाल देते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये लास्ट में क्या कहलाता है किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इसका शेप थोड़ा अलग होता है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। किंग क्लोजर में आपने समझ लिया कि अगर क्वीन क्लोजर होता तो हाफ से कट करते हैं, और किंग क्लोजर में यहाँ पे लेंथ का भी हाफ और विड्थ का भी हाफ, दोनों का हाफ हाफ पोर्शन से जो कट करेंगे उसको हम कहते हैं किंग क्लोजर। इसीलिए किंग क्लोजर बहुत बार पूछा जाता है। और इसका शेप कितना होता है 3/4 ऑफ होल ब्रिक, मतलब इसका जो पोर्शन बच जाता है उसको हम कहते हैं 3/4। एक होता है बिवेल्ड क्लोजर, अगर हम यहाँ पे विड्थ का तो हाफ ले रहे हैं लेकिन लेंथ का पूरा ले रहे हैं तो ये ऐसे कट होगा। अब ये जो डैश्ड पोर्शन है उसके बाहर का ईंट को हमने, उसके बाहर की ईंट को हमने कट करके बाहर निकाल दिया, उसको कहेंगे बिवेल्ड क्लोजर। और मीटेड क्लोजर किसको बोलेंगे, अगर हम विड्थ को पूरा ले रहे हैं और लेंथ को हाफ ले रहे हैं, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, तो उसको कहेंगे मीटर्ड क्लोजर। लेंथ अगर पूरा है विड्थ अगर हाफ है तो बिवेल्ड क्लोजर, और अगर लेंथ हाफ है और विड्थ को पूरा हमने कट किया है इस तरह से तो ये कहलाएगा मीटर्ड क्लोजर। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए अच्छी तरह से। हाफ बैट हमने अभी डिस्कस किया, 3/4 बैट मीन्स कि 3/4 के इस रेशियो में डिवाइड किया, और बिवेल्ड बैट मीन्स बैट में भी हमने अगर स्लोप कर दिया उसको बोलते हैं बिवेल्ड बैट, ठीक है ओके। कुछ और शेप्स हैं, ये इसको कहते हैं, अगर इस तरह का शेप है इसको कहते हैं राउंडेड एंडेड, इसको कहते हैं कैंट। कैंट ऐसे कट किया फिर ऐसे कट किया तो इसको कहते हैं कैंट, इसको कहते हैं डबल कैंट, दोनों साइड से कैंट है। अब ये पूरा एक वॉल का सेक्शन है, इसमें कौन से को क्या कहते हैं वो देखिए, ये कॉर्नाइस का बेसिकली वॉल है। अब ये वॉल है तो सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं पैरापेट, इसके बाद पैरापेट के जस्ट नीचे जो होता है सेक्शन उसको हम कहते हैं कॉर्नाइस या फिर कॉर्नाइस ब्रिक, मतलब ये ब्रिक और ये ब्रिक क्या कहलाएगा कॉर्नाइस ब्रिक, ठीक है। और इसे कहते हैं थ्रोट, ऐसा अगर शेप आपको कहीं देखने को मिलता है बॉटम साइड में इसको कहते हैं थ्रोट। इसे कहते हैं कंपास, इसे कहते हैं बुल नोज्ड, ऐसा अगर है तो इसको कहेंगे बुल नोज्ड, ठीक है ओके। आगे चलते हैं, देखिए बुल नोज और राउंडेड नोज में फर्क है, ये राउंडेड में सर्कुलर शेप का दिख रहा है और बुल में ऐसा कर्व शेप का दिख रहा है। परफोरेटेड में क्या होता है ऊपर से होल्स बनाए जाते हैं ताकि वेट भी कम हो, और परफोरेशन मतलब वाटर की मोबिलिटी ज्यादा हो। हॉलो में बीच से हॉलो सेक्शन होता है, कोपिंग में बॉटम से ऐसे सर्कुलर होल्स होते हैं। ये आपने क्वीन क्लोजर समझ लिया, किंग क्लोजर समझ लिया, ये उसी का यही किंग क्लोजर और यही क्वीन क्लोजर का यहाँ पे और दूसरा डायग्राम। अब आते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट ऑफ ब्रिक पे। टेस्ट कौन कौन से होते हैं फिजिकल टेस्ट में, पहला है शुड नॉट ब्रेक व्हेन फॉलिंग फ्रॉम 1 मीटर हाइट। पहला फिजिकल टेस्ट कौन सा होता है कि अगर हम 1 मीटर हाइट से ब्रिक को गिराते हैं नीचे तो वो टूटना नहीं चाहिए। दूसरा होता है प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्टक टुगेदर, अगर दो ब्रिक को एक साथ अगर हम स्टक करते हैं तो मेटेलिक साउंड आना चाहिए, ताकि उसकी हार्डनेस की पता चले हमें, उसकी जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतनी ही मेटेलिक साउंड आपको सुनने को मिलेगी। तीसरा है रेगुलर शेप होना चाहिए, विजिबल वॉपिंग या फिर क्रैकिंग नहीं दिखना चाहिए कोई भी, स्क्रैच बाय नेल, आप स्क्रैच करो नेल से स्क्रैच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। अब हम चलते हैं जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, पहला है इफ्लोरोसेंस टेस्ट। इसके लिए आयस कोड कौन सा है वो भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी आता है। तो आयस 3495 का पार्ट 3 यूज होता है इसके लिए इफ्लोरोसेंस टेस्ट करने के लिए। इफ्लोरोसेंस क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल साल्ट एंड एल्कलीज इन क्ले, क्ले के अंदर जो सॉल्यूबल साल्ट होते हैं और एल्कलीज होते हैं उनकी वजह से इफ्लोरोसेंस जनरेट होता है ब्रिक के सरफेस पे व्हाइट कलर में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, व्हाइट पैचेस फॉर्म होते हैं ब्रिक के ऊपर, उसको कहते हैं इफ्लोरोसेंस।
कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड एज अ व्हाइट पैच। तो अब इसमें जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ऊपर से वो क्या है बेसिकली, वो कैल्शियम सल्फेट है। अब ये कैल्शियम सल्फेट इफ्लोरेसेंस कहते हैं उसको जनरल भाषा में, बट वो फॉर्म किसकी वजह से होता है, सॉल्युबल साल्ट एंड एल्कलीज की वजह से। ठीक है, ओके। तो इसकी कैटेगरी क्या है, कितना फॉर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे, नील मीन्स जीरो, कुछ भी नहीं दिख रहा अगर सरफेस तो उसको बोलेंगे नील। स्लाइट में क्या होता है, अगर आपको जो सॉल्ट दिख रहा है वो 10% एरिया से ज़्यादा है एक्सपोज सरफेस एरिया का, तो वो कहलाएगा स्लाइट। अगर डिपॉजिटेड जो आपको एरिया जितना कवर कर रहा है वो ये क्या कौन सा, कैल्शियम सल्फेट या फिर व्हाइट पैच। अगर मोर देन 10 है लेकिन लेस देन 50% है उसको हम कहेंगे मॉडरेट। और अगर मोर देन 50% है लेकिन पाउडर पाउडर नहीं दिख रहा है तो वो हैवी कहलाएगा। और अगर पूरा सरफेस पे अगर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और पाउडर भी आपको दिख रहा है तो वो कहलाएगा सीरियस। अब इसके लिए एक क्लॉज है कि द स्पेसिफिकेशन लिमिट फॉर द इफ्लोरेसेंस टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट। मॉडरेट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेट नहीं होना चाहिए अप टू क्लास 12.5। तो हमने जो ब्रिक का क्लास देखा था 12.5 तक के लिए एस कोड क्या कहता है कि 12.5 क्लास तक के लिए, मतलब 3.5 क्लास से लेके और 12.5 क्लास तक के लिए नॉट मोर देन मॉडरेट होना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 12.5 क्लास तक की बात करें, यहाँ तक हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, तो बॉटम से लेके टॉप तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक स्लाइड के अंदर आना चाहिए। और इसके ऊपर नॉट मोर देन स्लाइड। ठीक है, ये मॉडरेट, सॉरी ये होना चाहिए नॉट मोर देन मॉडरेट और ये नॉट मोर देन स्लाइड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्लॉज हैं जो आपको याद रखना। तो ये था इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का। उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।